हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेसन प्लान नंबर 9 लिखना सीखेंगे कि किस तरह से हमें लेसन प्लान नंबर 9 बनाना है। ठीक है, उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इस वीडियो से हेल्प मिले और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेटेड मिले कि हम और भी वीडियो आपको आगे दे सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग लेसन प्लान बनाने की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पाठ योजना संख्या 9 बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद इस तरह से हम लोग कुछ कॉलम बना लेंगे। ठीक है, लगभग 6 कॉलम है। पहले में दिनांक हो जाएगा, कक्षा, विषय, उपविषय, कलांश, अवधि। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कुछ कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हमारा आता है प्रकरण। प्रकरण में आज हम कौन सा लेसन प्लान बनाएंगे, तो तू जिंदा है। तो लेसन कक्षा 8 का ये मेरा एक कविता है जो कि जिसका नाम है तू जिंदा है। तो इसको आज हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है, उसके बाद हमारा आता है सम्मान उद्देश्य। इसमें हम लिखेंगे बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा हो जाएगा बच्चों का मानसिक एवं चारित्रिक विकास करना। ठीक है, तीसरा हो जाएगा बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पढ़ाना सिखाना। उसके बाद हमारा आता है बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। चूंकि मैंने आप लोग को पहले ही वीडियो में बता दिया है कि समान उद्देश्य में क्या क्या लिखना होता है। ठीक है, क्यों लिखा जाता है। उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य में हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें वही लिखना रहता है कि हमारे कविता पढ़ाने पे, हमारे कहानी पढ़ाने पे बच्चों में क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला हो जाएगा इस कविता के माध्यम से बच्चे जीवन जीने की शैली सीखेंगे। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बच्चे जीवन जीने के मकसद के बारे में बता सकेंगे। तीसरा हो जाएगा बच्चे कविता का अर्थ को दूसरों को भी समझा सकेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, यदि आपको और भी कुछ समझ में आए तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है शिक्षण विधि। इसमें प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि। ठीक है, यदि आपको और कोई विधि लिखना है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मुझे ये हिंदी में ये वाला विधि पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसी विधि के माध्यम से अपनी कविता की शुरुआत करती हूँ। इसके बाद हमारा आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेटक, श्यामपट्ट, किताब, मॉडल, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है, पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्रों को तू जिंदा है तो कविता की समान जानकारी है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पूर्व ज्ञान। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस तरह से हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे। ठीक है, पहले में छात्र अध्यापक कथन हो जाएगा, दूसरे में छात्र कथन हो जाएगा। अब इसके माध्यम से आपको पहले बता चुके हैं कि इसके माध्यम से हम बच्चों से अपने पाठ को बुलवाने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा बच्चों हमें फल कहाँ से मिलता है, तो उत्तर देंगे पेड़ से। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न करेंगे पेड़ सजीव है कि निर्जीव, तो उत्तर देंगे वो सजीव है। उसके बाद तीसरा होता है, चूंकि हम इसी से अगला क्वेश्चन बनाएंगे, तो देखिए पेड़ के अलावा और क्या सजीव है, सजीव आया ना इससे। ठीक है, तो वो जवाब देंगे पक्षी, मानव, जानवर इत्यादि। ठीक है, बहुत सारे जवाब देंगे, तो आप उन्हें इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा प्रश्न बनता है इस मानव से, मानव के जीवन जीने का मकसद क्या है। तो ये बच्चों के लिए दुविधा वाला प्रश्न हो जाएगा, तो या तो मौन हो जाएंगे, नहीं तो बहुत सारे आंसर देंगे। ठीक है, तो आप इसे समस्यात्मक लिख सकते हैं। ठीक है, या मौन भी लिख सकते हैं। अब हमारा आता है उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम कवि शंकर शैलेंद्र द्वारा लिखित तू जिंदा है तो कविता का रसास्वादन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह से 4 कॉलम बना लेंगे। पहले में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, इस तरह से हम लोग 4 कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु में आपको बता चुके हैं कि जो जिस विधि से हम पढ़ा रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उसको हम लोग शिक्षण बिंदु में लिखते हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में देखिए, तब बच्चों से प्रश्न करेंगे बच्चों हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बच्चे मौन हो जाएंगे।
ठीक है, या फिर अलग अलग उत्तर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, पद की शुरुआत करेंगे। तू जिंदा है तो जिंदगी डैश 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 उतार ला जमीन पर। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर हम उसके क्या करेंगे, अर्थ बताएंगे कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी, यह विश्वास रख। यदि कहीं स्वर्ग है तो तुम अपने कर्म से उसे जमीन पर उतार ले। ठीक है, बच्चे क्या करेंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद हमारा आता है अगला प्रश्न, इसी से बनाएंगे जो पंक्ति हम पढ़ाए हैं। कवि कर्म से किसे उतारने की बात कहता है, तो चूंकि हमने इसे पढ़ाकर समझा दिया है तो बच्चे उत्तर दे देंगे स्वर्ग। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बन जाएगा कि कवि गम को कितने दिन का बताता है, तो बच्चों को पता नहीं होगा तो वो मौन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम दूसरे पद की शुरुआत करेंगे। ये गम के और 4 दिन डैश डैश मुझे हसीन कर दे। ठीक है, और श्याम पट में हम क्या करेंगे, इस तरह से हम शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है, गम मतलब दुख, यकीन मतलब भरोसा, सितम मतलब जुल्म, गुजर मतलब बीतना, चमन मतलब बाग या फुलवारी, बहार मतलब शोभा, सुंदरता बसंत। ठीक है, गगन मतलब आकाश, सिंगार मतलब श्रृंगार। ठीक है, अब हम इसका अर्थ बच्चे को बताएंगे। कवि कहता है, गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए, आज के दिन भी यदि तुम दुख में हो तो वो भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हजारों दिन बीत गए हैं। कभी न कभी इस जिंदगी में बाहर आएगी ही। सुबह और शाम लाल रंग से रंगे जमीन को चूमकर जमीन गाती है, अर्थात सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाती है। इस प्रकार हे मानव, तुम मुझे आनंदित कर दे, मुझे हसीन बना दे। ठीक है, ये हमारा इस पद का अर्थ होगा। ठीक है, बच्चों को हम समझाएंगे और बच्चे क्या करेंगे, उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद इससे हम प्रश्न बनाएंगे। कवि सुख दुख में कैसे रहने की बात करता है, तो बच्चे जवाब देंगे एक समान। ठीक है, उसके बाद हम अगले पद की शुरुआत करेंगे। हजारों भेषधर डैश 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 चलेंगे एक साथ हम। ठीक है, और उसका फिर हम लोग यहाँ पे अर्थ बताएंगे। दुख हजारों रूप धारण कर तेरे द्वार पर आए, लेकिन सभी हार कर चले गए, नई सुबह। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अगले में हम शब्दार्थ लिखाएंगे। हसीन मतलब सुंदर बनाना, वेश मतलब भेष, मौत मतलब मृत्यु, द्वार मतलब दरवाजा, इंतजार मतलब प्रतीक्षा करना, संग मतलब साथ, छल मतलब धोखा या कपट, कारवा मतलब काफिला, पेट मतलब गर्भ। ठीक है, नई सुबह प्रतिदिन आकर तुझे नई उम्र प्रदान करती आ रही है। वस्तुतः तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलताएं अवश्य मिलेगी, ऐसा विश्वास करो। हमारा काफिला मतलब हो जाएगा मानव समुदाय को मूझ लो मतलब लक्ष्य का इंतजार है। जो आंधियों और बिजलियों दुख के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं, तू भी बढ़ो और कदम से कदम मिलाकर हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा अर्थ। अब उसके बाद हम अगला प्रश्न बनाएंगे। किसके पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ने की बात मतलब बढ़ना होगा, ये हमारा प्रश्न हो जाएगा। तो उत्तर देंगे, क्योंकि हमने सब यहाँ पे समझा दिया है, तो उत्तर देंगे वो आंधी और बिजलियों से। बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, अब हमारा अगला पद हो जाएगा। जमी के पेट डैश 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 नवीन तू जिंदा है तो। ठीक है, तो अब इसका हम लोग अर्थ बताएंगे। जमीन के गर्भ में आग और भूकंप दोनों पलते हैं, लेकिन धरती माँ कभी घबराती नहीं है। उसी प्रकार भूख मतलब यहाँ हो जाएगा, भूख कहने का मतलब बेकारी या बेरोजगारी रूपी रोग का अपना राज्य भी नहीं टिक सकेगा। विपत्तियों के सर कुचलकर हम सब एकता के सूत्र में बंधकर सदैव एक साथ चलते रहेंगे। भूख और अपराध दोनों बुरे हैं, यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन इंकलाब यहाँ हो जाएगा अर्थ विरोध की आवाज बनेगी, जिससे जुल्म के महल ढह जाएंगे, नए बनेंगे, अर्थात शांति का माहौल बनेगा। अगर स्वर्ग कहीं है तो अपने परिश्रम और सत्कर्म से उसे क्या करना है, पृथ्वी पर
उतार ला सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, अब फिर उसका हम शब्दार्थ अर्थ बताएंगे कि अगन मतलब आग, जमीन मतलब जमीन, जलजले मतलब भूकंप, टिके मतलब ठहर, स्वराज मतलब अपना राज्य, मुसीबतों मतलब परेशानी, बुरी मतलब खराब या गलत, कुचलना मतलब दबाना, इनकलाब मतलब विरोध की आवाज़, नवीन मतलब नया। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे कि शब्दार्थ लिखा देंगे। फिर हमारा आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो चूंकि पुनरावृत्ति प्रश्न हमें इसलिए लिखना रहता है क्योंकि हमें ये देखना रहता है कि बच्चे कितना समझे हमारे कविता पढ़ाने पर। ठीक है, तो पहला प्रश्न करेंगे, हम सभी को कैसे रहना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि हमने पढ़ा दिया है तो बच्चे इसका जवाब जरूर देंगे। दूसरा, जुल्म का महल कैसे ढह जाएगा। ठीक है, बच्चे उसका भी जवाब देंगे। तीसरा जगह, आग और भूकंप दोनों कहाँ पलते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी कैसे आनंदित होती है। इस तरह से हम कुछ प्रश्न पुनरावृत्ति में प्रश्न बनाएंगे। ठीक है, यदि आपको और भी कोई प्रश्न याद आए तो आप वो भी बना सकते हैं। अब हम आगे गृह कार्य दे देंगे बच्चों को, बच्चों हमें इस कविता से क्या सीख मिलेगी, लिखकर लाना। ठीक है ना, या फिर हम दूसरा प्रश्न से दे सकते हैं, इस कविता को याद करके लाना। इन दोनों में से हम कोई भी प्रश्न आप गृह कार्य रूप में बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, अंत में हमारा आता है सिग्नेचर, पर्यवेक्षण का और सिग्नेचर छात्र अध्यापक का, मतलब हम लोग का ये सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज लेसन प्लान समाप्त होता है। तो यदि आप लोग को मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।